हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजा कुमार शर्मा आपको अपने राजगोल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो इस कोरोना महामारी में तो बच्चे की पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ा है और बच्चे सही ढंग से क्लास नहीं कर रहे थे और क्लास बंद हम लोग रख रहे थे। तो बच्चे को असर कुछ न कुछ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि हम लोग घर बैठे कुछ न कुछ पढ़ सकें। इसीलिए हम हिंदी के एक्सरसाइज 2 विश्व के दांत कहानी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, एक होता है लेखक जो कि जीवनी से भी सवाल आते हैं और कहानी से भी सवाल तो रहते ही हैं, लेकिन दोनों का वीडियो एक साथ बनाने से वीडियो लंबा बन जाता है। इसलिए इस पर्सनल एक कहानी के बारे में अलग वीडियो, प्रत्येक जो हिंदी के जो एक्सरसाइज हैं उनके जो लेखक हैं उनका एक अलग वीडियो बनेगा, कहानी का अलग बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव का अलग, और प्रश्न उत्तर का भी वीडियो मिलेगा इस यूट्यूब पर, उसको भी बनाएंगे। तो आज विश्व के शीर्षक कहानी का मैं विश्व के दांत शीर्षक कहानी का स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ पात्र हैं, मैं उस पात्र को भाई परिचय करवा देता हूँ कौन क्या है नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए सेन साहब हैं जो उच्च वर्ग के आदमी हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, और एक गिरधर लाल है जो सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी है। और सेन साहब के घर के सामने ही एक छोटे से कमरे में गिरधर लाल, मदन और उसकी माँ रहती है। उसके बाद आते हैं लेखक के घर में उनकी पत्नी, 5 लड़कियां और एक बेटे जिनका नाम खोखा है और कासो। तो इस कहानी में बेटे को खोखा और बेटियों को खोखी कहा गया है। और इनके घर में एक ड्राइवर है जिसको सोफर कहते हैं। तो आइए देखिए, एक दिन की बात है कि लेखक ये सेन साहब अपने बंगले के सामने अपने गाड़ी को एकदम एक टक से निहार रहे थे और मन ही मन एक्सप्लेनेशन सोच रहे थे कि ये गाड़ी के बारे में। इनको ये सोच रहे थे कि वो गाड़ी जो नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल खरीदे थे, ब्लैक रंग की थी, चमकती हुई गाड़ी थी। उस गाड़ी में कोई भी आदमी सामने में खड़ा हो तो उस गाड़ी का इतना शाइनिंग था कि खड़ा होने पर लोग अपनी प्रतिबिंब, अपना फेस, चेहरा अच्छी तरह से देख सकता है। उस गाड़ी को देखकर मने मन वो सोच रहे थे ये गाड़ी बहुत अच्छी है। उस गाड़ी पे उनको नाज था, काली रंग की गाड़ी, और ये गाड़ी वो लेटेस्ट मॉडल की थी। और 7,500 में सेन साहब ने उस गाड़ी को परचेज की, खरीदे थे। परचेज में खरीदना होता है, खरीदे थे। कितने? 7,500 में। और वो अपनी मिसेस सेन से सख्त हिदायत देते हैं कि इस गाड़ी के अगल बगल खोखा खोखी नहीं फटके, क्योंकि खोखा खोखी से गाड़ी को थोड़ा खतरा था, क्योंकि सेन साहब उस गाड़ी में एक धब्बा देखना भी पसंद नहीं करना चाहते थे। ये थोड़ा सा भी इसमें कीचड़ या धब्बा लग जाता था तो समझिए उनका जो ड्राइवर या सोफर जो है, सोफर ड्राइवर को कहते हैं, वह उसको तुरंत साफ़ सुथरा कर दिया करता था, गाड़ी पूरा चकाचक रखा करते थे। इसीलिए अपने बेटे और बेटियों को गाड़ी के अगल बगल घूमने से मना था। तो सबसे अधिक खतरा उस गाड़ी को खोखा से था, ठीक है। तो सेन साहब को 5 बेटियां थी जिनका नाम आलो, रजनी, शेफाली, आरती था। ये 5 लड़कियां मानिए कठपुतली हैं। कठपुतली बोले तो सेन साहब और उनकी पत्नी जो उस 5 लड़कियों को कहा करते थे, वो लड़कियां उन्हीं के कहने पर सारा काम क्या करती थी। वो उनका हंसना, उनका रहना बहुत सिंपल लड़की की तरह था। वो दौरा भी करते थे, 5 लड़कियां खेला भी करती थी, बस उतना ही खेला करती थी, उतना ही दौरा करती थी, उतना ही किसी आदमी से बात क्या करती थी जितना उन्हें ज़रूरत है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वो खेला करती थी, घुमा करती थी, दौरा करती थी, ठीक है। अब बात ये आती है, वो इतना सब अपने विचार से, उनके नेचर इतने सब और अच्छे थे कि उनकी गलियां, आस पड़ोस की लड़कियां भी उसके एक्टिविटी को सीखना चाहती थी। उनके अगल बगल के माता पिता भी अपने बच्चे को उन 5 लड़कियों की तरह रहने के लिए शिक्षा दिया करते थे। ये 5 लड़कियाँ अपने समाज में एक एग्जाम्पल बन गई थी। और सेन साहब को 5 लड़कियाँ हो चुकी थी, एक भी लड़का नहीं था। तो ना जाने एक ना उम्मीद कहिए या नहीं समझिए कि सेन साहब और मिसेस सेन समझ गए कि हमें कोई भी लड़का अब नहीं होगा। तो तब जाके एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम वो लोग कासू रखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना उम्मीद और आंखों का तारा, बुढ़ापे के लाठी सहारा जो कहिए। तो सेन साहब अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब उनके परिवार में लिंग भेदभाव को देखा जाता है कि लड़की को रहन सहन, खान पान और शिक्षा संबंधित अलग व्यवस्था है, लड़के का खोखा का अलग व्यवस्था है।
खोखा को नाश्ते में अच्छे अच्छे सामान खाने के लिए मिलते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय जाना पड़ता है। खोखा को पढ़ने के लिए प्राइवेट विद्यालय जाना पड़ता है, वो प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ता है, लेकिन ये लोग क्या सरकारी में पढ़ती है। यही बात है। और में रहन सहन, गाड़ियों पे घूमना खोखा का अक्सर लगा रहता था, लेकिन लड़कियां कभी कभी गाड़ियों पर घुमा करती थी। उनका जिद भी नहीं हुआ करता था कि हमें गाड़ी पे घूमना है, ठीक है। तो एक दिन उनके घर पे कुछ रिश्तेदार आए, वो लोग छुट्टी में थे, रिश्तेदार आए, उसमें एक पत्रकार महोदय भी थे, सेन साहब थे। पत्रकार महोदय के साथ एक लड़का, छोटा सा बच्चा जो खोखा से थोड़ा बहुत छोट ही था, बड़ा नहीं था लेकिन छोट था। वो लोग अपने रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता कर रहे थे तो सेन साहब से सभी लोग ने बधाइयाँ दी और कहा कि सेन साहब चलिए, आपको एक लड़का हुआ था, बढ़िया बात है, भगवान आपकी सुन ली। और तो चलिए एक लड़का है तो क्या आपसे क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा और मैं इंजीनियर से बनाऊंगा, और इसको इंजीनियरिंग आने के लिए, इसको सिखाने के लिए मैं एक लोहार जो कहते हैं बढ़ईगिरी, वो लोग एक मैकेनिक को घर पे वो बुलाया करते थे, और उस खोखा को वह मैकेनिक बताता कि ये नट है, ये बोल्ट है, ये है, वो है, नहीं है, ताकि खोखा को अभी से ही इंजीनियर के बारे में सारा रेंच हो या पार्ट्स के बारे में पता रहेगा तो आगे चल के अच्छा इंजीनियर बनेगा। यह सेन साहब का मानना था और सेन साहब इसके लिए व्यवस्था भी कर चुके थे। लेकिन वह खोखा काफ़ी उदंड था। उस रिश्तेदार के समय भी, जिस समय रिश्तेदार मौजूद थे, उस समय कुछ अपना नटखट जोपन है वो अपना जो है सो बदमाशी दिखा रहा था, लेकिन वो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। उसी बीच एक पत्रकार महोदय के साथ भी एक लड़का बच्चा काफ़ी सब और सुशील था, देखने से होनहार लग रहा था कि तभी एक और रिश्तेदार पत्रकार महोदय से पूछते हैं, पत्रकार महोदय आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। वो उनका सवाल ख़त्म भी नहीं होता कि सेन साहब फिर से बीच में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि सेन साहब अपने बेटे को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ ज़्यादा उतावला हैं। मैंने सवाल किया पत्रकार महोदय से और जवाब ये दे रहे हैं। सेन साहब उस बात को एक बार नहीं कई बार रिपीट किए कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, इंजीनियर, ताकि अपनी मुंह से अपना खुद बड़ाई करना चाहते हैं सेन साहब। सभी उनके रिश्तेदार इस बात को समझ के थोड़ा मुस्कुराते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर बाद में पत्रकार महोदय से पूछते हैं, जब सेन साहब का बोलना बंद हो जाता है तो पत्रकार महोदय बोलते हैं मैं अपने बेटे को एक इंसान बनाऊंगा, मैं किसे अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ, एक इंसान बनाना चाहता हूँ, और इसके मर्जी में जो काम होगा, इसके दिल में जो काम आए वो काम करे, मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं से अच्छा संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। इस प्रश्न को सुनकर सभी रिश्तेदार काफ़ी खुश हुए, लेकिन सेन साहब को इनसे थोड़ा तकलीफ़ हुई, क्योंकि यह आदमी सेन साहब के सोच से कुछ विपरीत निकले। वो भी सोचे कि अपना बेटा का इंजीनियर बनाएगा, मेरे जैसा सोच रखेगा, लेकिन ये सेन साहब के सोच से विपरीत था। उनके मन में हल्का तकलीफ़ हुआ। इसी बीच में बाहर से एक झगड़ा की आवाज़ आई तो सेन साहब घर से बाहर निकलते हैं। तो काफ़ी देर से वो रिश्तेदार लोग भी बैठे हुए थे, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी चलते हैं। तो सेन साहब से परमिशन लेके वो भी लोग डाइनिंग रूम से जब बाहर निकलते हैं, सेन साहब अपने बंगले पर आते हैं, देख रहे हैं कि शॉफर मदन से उलझ रहा है। तो मदन क्या कर रहा था, जो गाड़ी लगी हुई थी सेन साहब की, उस गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, और मदन छूने का प्रयास कर रहा था, और जो ड्राइवर था शोफर उसे छूने के लिए नहीं दे रहा था, जिसमें मदन ने ड्राइवर से बोला भी कि तुम्हारे पिता का गाड़ी नहीं है, मैं छूऊंगा, मेरे मालिक का गाड़ी है, मैं छूऊंगा। लेकिन ये ड्राइवर उसे छूने से मना किया, धकेल भी दिया, जिसके कारण मदन के पैर में चोट भी लग गए। तब तक उसकी माँ आ गई और मदन को पकड़ के साइड कर दी। तो सेन साहब मदन की माँ से कहते हैं, देखो मदन की माँ, ये आदतें हमें अच्छी नहीं लगती, अपने बेटे को संभाल के रखो, यदि अगले बार से ऐसी गलती हुई तो इसे बख्शेंगे नहीं, इसे बहुत पीटेंगे। उन्हें यह बात बोलकर मदन की माँ मालिक के सामने चुपचाप सिर झुकाए सुन के और वहाँ से चली आई। जब मदन को लेकर आगे बढ़ती है तो देखती है मदन के ठेहुने से खून आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि लगता है हाथापाई में ड्राइवर मेरे बेटे को धकेल दिया, जिसके कारण ये चोट लगने की वजह से ये ब्लड आ रहे हैं। तो वो लोग चाहे कोई बात नहीं, इतनी बात होती है, उस मदन अपने माँ के साथ घर चला जाता है कि तभी सेन साहब के गाड़ी के पीछे से एक चंद सी आवाज़ आती है। सेन साहब का तो दिल दहल जाता है कि चंद सी आवाज़ क्या आई, कौन मेरे गाड़ी को फोड़ दिया।
जब वो गाड़ी के पीछे जाते हैं तो देखते हैं गाड़ी के पीछे खोखा है। तो क्या करेंगे सेन साहब? घर पे रिश्तेदार है तो अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए वो गोदी में ले लेते हैं और लेकर आते हैं, मुस्कुराते अपने रिश्तेदार से कहते हैं, मैंने बोला ना कि ये जो मेरा खोखा है, मेरा कासू है, ये इंजीनियर बनेगा। वो देख रहा था कि ससुरा फोड़ के कि इसके बैक लाइट में क्या है, ललका क्या है। इस लाल चीज़ को उसको देखने की तमन्ना थी, ललसा थी। इसी लाल को जो अंदर में लाइट, जो बैक लाइट में जो लाल कलर का रहता है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए क्या किया, उसे फोड़ के उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। इसीलिए इंजीनियर का ऐसा गुण होता है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी रखे, उसको ग्रहण करे। तो ये बात सभी रिश्तेदार तो मन मन समझ ही रहे थे कि लड़का आवारा है, ये फोड़ दिया है और सेन साहब क्या कर रहे हैं, इस पर तनी पॉलिश करके सिफारिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो लोग जाने का परमिशन मिला। तो जब लोग आगे बढ़े, सभी रिश्तेदार अपने कार के तरफ गए, तो ड्राइवर अपने स्टेयरिंग पर, और जब उनके जो एक पत्रकार महोदय थे और एक और रिश्तेदार थे, जब वो गाड़ी में अपना एक पैर गाड़ी में रखते हैं, एक पैर नीचे रखते हैं, देखते हैं उनकी गाड़ी का जो हवा पास, गाड़ी का हवा पास वो देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये गाड़ी का हवा पास लगता है अब कासू ने ही किया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, उनको लगा और ड्राइवर को बोले, जा मेरे शोफर को मेरे घर से, सेन साहब के घर से पंप लाया और उस गाड़ी में भरा गया। तब जाके, तब तक उनको कुर्सी पर दिया गया बैठने के लिए। जब कुर्सी पर बैठने के लिए गए रिश्तेदार, तो देखते हैं कि गाड़ी का दूसरा चक्का भी हवा पास है। तो समझ गए तो मेरा गाड़ी पंक्चर नहीं हुआ, बल्कि ये कासू का काम है। इस पर उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आया रिश्तेदार को, लेकिन क्या बोलते, वो समझ गए कि मन ही मन इनका बेटा जो कासू इंजीनियर नहीं बनेगा, आगे जाके नालायक ही बनेगा। वह आदमी की गाड़ी में हवा दिया गया, सभी लोग बैठकर अपने घर चले गए। तो सेन साहब, ये कहानी थी। अब कुछ कहानी सेन साहब के परिवार की है, सुनिए। इसमें सेन साहब क्या करते हैं, अपने घर में लिंग भेदभाव करते हैं। अपने खोखा को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे खाना खिलाना, उनके लिए अच्छी सुविधा देना, गाड़ी पे बार बार घुमाना, और खोखा बात बेबात पर फोड़ना चूरना क्या करता था। लेकिन उसकी हर गलतियां माफ़ थी, क्योंकि वह बुढ़ापे का तारा और एक छोटा सा बच्चा था। स्वाभाविक है, जो घर में एक लड़का हो तो काफ़ी दुलारा होता, तो दुलारा था। एक दिन वही कासू अपने गली में चल जाता है घूमते घूमते, तो वहाँ देखता है कि मदन गली के लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा है। उस लट्टू नचाते हुए देखकर और नचते हुए लट्टू को देखकर खोखा के मन में भी लालसा लगती है कि मैं भी लट्टू नचाऊँ। और वो बड़े रुआब से मदन से बोलता है, रे मदन चल लट्टू ला, मैं भी लट्टू नचाऊँगा। तो मदन उसके बात को इग्नोर कर देता है। फिर दोबारा बोलता है, सुना नहीं रे मदन, ये चल लट्टू हमें भी दे, मैं भी लट्टू नचाऊँगा। तो मदन स्वाभिमानी लड़का है, वो एक लाइन में जवाब देता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि ये मेरे मालिक का बेटा है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये उच्च वर्ग का लड़का, ये पैसे वाला लड़का, मैं गरीब हूँ। वह इस बात को नहीं समझा, एक लाइन में जवाब दिया, जा अपने बाप से बोलो, अपने बाप से बोलो कि अब तुम्हारा बाप अपना लट्टू खरीद देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का गाड़ी छूने के लिए गया था तो छूने के लिए नहीं दिया था, तुम्हारा ड्राइवर हमें छूने के लिए नहीं दिया, मैं भी तुझे खेलने के लिए नहीं दूंगा। जिसके कारण वह कासू उससे ललक गया लड़ने के लिए, लट्टू लचाने के लिए जिद मचा दिया, उसके साथ हाथापाई कर लिया। इसलिए एक लाइन, दो लाइन लिखा हुआ है किताब में कि कौवे की जमात में हंस ललक पड़ा। तो यहाँ कौवे जो है सो मदन के साथियों को कौवा कहा गया, गली के लड़के को कौवा कहा गया, और हंस एक राजा के बेटा को हंस कहा गया, क्योंकि हंस जो है सो गोरा होता है, कौवे से अलग होता है, स्मार्ट होता है। वो बच्चा खोखा था, बदमाश, लेकिन देखने में सुंदर था, पैसे वाला था, संस्कारी था, इसीलिए लेखक इसे हंस कहते हैं। तो कौवे की जमात में हंस ललक पड़ा, मतलब गली के लड़कों के बीच में क्या हुआ, कासू ललक पड़ा लट्टू नचाने के लिए। मदन और कासू के बीच हड़प हुई, हाथापाई हुआ। तो मदन ने 2 घूसा रसीद के दे दिया, एक घूसा रसीद के दे दिया, और मदन की जिससे 2 दांत टूट गए। मदन का 2 दांत टूटा, वो पैं करते हुए रोते हुए अपने घर गया। तो घर गया अपने पिता से कहा, उसके पिताजी आग बबूला हो गए और गिरधर को बुलाए और सख्त हिदायत दिए गिरधर को, देखो गिरधर, तुम्हारे बेटे ने आज मेरे बेटे का दांत तोड़ दिया, यदि वो नज़र मुझे आ गया तो उसे मैं गोर हाथ तोड़ दूंगा, नहीं तो जाओ अपने बेटे को जाके संभाल लो। एक दिन, इससे पीछे जो कहानी में था ट्विस्ट वो थोड़ा छूट गया, बता देता हूँ कि जिस दिन वह मदन गाड़ी को छूने के लिए शोफर के साथ झगड़ा हुआ था, उसी रात में मदन के पिता मदन को काफ़ी पीटे थे।
उस पीटने की आवाज़, मदन की रोने की आवाज़ सेन साहब के घर तक आ रही थी। इस रोने की आवाज़ को सुनकर सेन साहब को काफ़ी प्रसन्न हुआ और वो बोले कि ऐसे लड़कों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए, आवारा बदमाश। ठीक उसको पिटाई लग रहा, भने मदन, ये गिरधर उसको मदन को पीट रहा है, उसे काफ़ी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है सेन साहब को। लेकिन इस बार जब मदन कासू का दांत तोड़ के अपने घर वापस आता है तो घर जाता है तो भर दिन घर से गायब रहता है। उसे पता है कि घर जाएंगे तो पिताजी डांटेंगे। रात में 8 बजे के करीब में वो जब घर जाता है तो घर जाने के क्रम में उसे भूख लगी हुई रहती है खाना खाने के लिए। जब अपने किचन रूम में प्रवेश करता है तो लोटा में पैर लगने से एक लोटा की आवाज़ ठन ठन की आती है। उसके पिताजी समझ जाते हैं कि लगता है मदन आया है। तो मदन कुछ दूर पे खड़ा है, पिताजी भी कुछ दूरी पर खड़े हैं। तो मदन अपने पिताजी को देखकर काफ़ी डर जाता है, सहमित हो जाता है कि अब पिताजी लगता है मुझे पीटेंगे, बहुत मारेंगे आज, पिताजी बहुत गुस्सा में है। मदन ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। उसके पिताजी धीरे धीरे मदन को देखते हुए मदन की तरफ बढ़ते हैं और मदन डर के मारे थरथरा रहा है। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा हुआ कि मदन के पिता मदन को पीट के नहीं बल्कि सीने से लगा लिए, गोदी में उठा लिए और शाबाशी दिए, वाह बेटा वाह, कि तुम्हारे इस काम पे नाज है। इसलिए क्योंकि सेन साहब की प्रत्येक डांट, बेवजह डांट सुन कर गिरधर लाल भी तंग आ गया था। वो भी सोच रहा था ये पैसे वाले हम निम्न आदमी को, हम गरीब आदमी को शोषित करता है और मेरा बेटा उसको एक जवाब देकर उसका दांत तोड़कर, स्वाभिमान तोड़कर बहुत अच्छा किया। और मदन को काफ़ी शाबाशी देते हैं गिरधर लाल, और उसे गले से लगाते हैं। तो उस दिन मदन का भी दिल पूरा खुशी से गदगद हो जाता है। इसीलिए इस पूरे कहानी में इस कहानी का जो हीरो मदन को बताया जाता है, क्योंकि मदन एक उच्च वर्ग के आदमी को, एक अहंकारी आदमी को एक दांत तोड़कर, क्योंकि बच्चे में जो है सो उसे ऊंच नीच और उनके पास ऊंच नीच की और इस सब की कोई अंतर नहीं होता है, उन्हें भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये वीडियो यहाँ तक थी। इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट अगले दिन आपको ज़रूर मिलेगा, इसका प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बतावें। तो इस पूरा हिंदी क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट के ये का सिलेबस जो है, इस पर बिहार ये दिसंबर तक मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए। दिसंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म मिलेगा आपको इस चैनल पे। लेकिन आप बारी से सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहेगा। ये प्लेलिस्ट एक अध्याय का, इसका जस्ट अगला आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा आपका इस पर लेखक के बारे में पूरा डिटेल्स, फिर आपका आएगा प्रश्न उत्तर। गुड बाय।